हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। मैंने आपको पिछली क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा कि जो हमारा f का जो मान था, ठीक है, यानी जो f था हमारा वो आया था k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा f आया था। ठीक है, और ये हमारी सदिश राशि है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, बल सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये हमारा आया था। तो आपको इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इससे आगे। हमारा टॉपिक है आज का बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, इसने बोला कि कोई भी बिंदु आवेश है, उस पर सभी अन्य जो आवेश हैं उनके कारण लगने वाला परिणामी बल, उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होगा। ठीक है, इसने ये बोला है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक आवेश है Q1, इस पर सभी अन्य आवेशों का बल लग रहा है। जैसे Q2 का आवेश, जो Q2 आवेश है उसका बल Q1 पर लग रहा है, Q3 है तो इसका भी हमारे पास Q1 पर लग रहा है, और ऐसे ही अन्य आवेश भी हैं Qn। ठीक है, उनका बल भी हमारे पास Q1 पर लग रहा है। तो इन सभी आवेशों का परिणामी जो बल होगा वो क्या होगा? देखिए, 1 पर लग रहा है, ठीक है, तो हमारे पास हो गया F1। अब 2 के द्वारा लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। और जो Q2 है, सॉरी Q3 है, Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, परिणामी बल, वो क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही n वेक्टर के लिए, यानी जो n आवेश है उसके लिए हो जाएगा F1n वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, इनका जो हमारे पास स्थिति सदिश है, जैसे Q1 है, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर। Q2 का क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। ठीक है, और Q3 के लिए R3 वेक्टर। ऐसे ही n आवेश हैं तो उनका हो जाएगा Rn वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे हमारे पास सिंपल जो हमारे पास अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है F1 बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही n आवेशों के लिए जो 1 यानी कि जो Q1 पर लगा हुआ बल है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे है F1, मतलब जो Q1 आवेश है उस पर लग रहा है परिणामी बल, तो वो F1 है। ऐसे ही आगे हम F2 F3 Fn निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, माना किसी निकाय में n आवेश जैसे Q1 Q2 Q3 Qn उपस्थित हैं तथा Q2 Q3 Qn के सापेक्ष Q1 के स्थिति सदिश, Q1 के स्थिति सदिश देखिए, यानी कि Q2 Q3 Qn के स्थिति सदिश हैं, Q1 के सॉरी Q2 Q3 Qn के सापेक्ष हैं Q1 के स्थिति सदिश, वो हैं R1 वेक्टर, R2 R13 वेक्टर, ऐसे ये Rn वेक्टर। ठीक है, तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर, जिसका मान हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए F12 के लिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो जिसको क्या बोला था मैंने? कूलाम्बीय नियतांक। ठीक है, और जो हमारे पास Q1 Q2 है ये हो जाएंगे 1 और 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आवेशों के लिए निकाला हुआ परिणामी बल है। ठीक है, तो Q1 Q2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो स्थिति सदिश यानी कि इनके बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी R12 स्क्वायर। ठीक है, और इनका जो एकांक सदिश आ जाएगा वो आ जाएगा R12 कैप। ठीक है, मैंने आपको कल इसका जिक्र नहीं किया था, तो देखिए ये वो है, यानी कि जब भी हम सदिश राशि के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, सदिश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक एकांक सदिश लिया जाता है जिसको हम R कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 के लिए क्या हो जाएगा? R12 कैप। ठीक है, ऐसे ही F13 के लिए क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास कांस्टेंट है,
और हमारे पास यहाँ पे जो आवेश हैं वो हो जाएंगे Q1 Q3, ठीक है, और जो दूरी है वो हो जाएगी R13 का स्क्वायर और एकांक सदिश हो जाएगा R13 कैप, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए n आवेशों के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1n वेक्टर, जिसमें ये हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पे आवेश कौन कौन से हो जाएंगे, Q1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमने 1 के लिए ही निकाला है, और यहाँ पे दूसरा आवेश हो जाएगा Qn, ठीक है, और यहाँ पे दूरी हो जाएगी R1n स्क्वायर और एकांक सदिश हो जाएगा R1n कैप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ठीक है। देखिए आगे इसी में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, F1 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर, ठीक है, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, F12 का मान रख देना है धीरे से, F13 का भी मान रख देना है, ऐसे ही F1n का मान रख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है F1 वेक्टर बराबर ये हमारे पास किसका मान है, पूरा F12 वेक्टर का है। ध्यान से देखो ऊपर F12 का मान है कि नहीं, ये और यही यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा ये F13 का मान, ठीक है, ऐसे ही F1n का मान हो जाएगा। अब देखिए इनमें से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको तो आप बाहर निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास एक तो कांस्टेंट था वो कॉमन आ रहा है और सभी में Qn कॉमन है भाई, तो Qn अपॉन 4πε0 हमने कॉमन ले लिया, बाकी सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आगे यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दूँ। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं Fn के लिए क्या लिख सकते हैं, Fn बराबर Q1 अपॉन 4πε0, ये तो हमारे पास है कॉमन यानी कि कांस्टेंट इसमें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा समेसन n बराबर 2 से n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और R1n कैप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप लिख लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम Fn वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए हमने आज की क्लास में आपको ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, वो हमने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक आएगा वो है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।